अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि यून चे ने अपनी नाक रगड़ते हुए कैजुअली कहा, लगता है आपने सुना नहीं। मैंने कहा फुली रिकवर, और फुली का मतलब होता है सब कुछ। तो हाँ, उस मामले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते ही हुओ रूली किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में सालों का दर्द और नई खुशी दोनों शामिल थे। पोयुन भी खुशी के मारे रो पड़ा। तभी यून चे ने सीरियस टोन में कहा, लेकिन एक शर्त है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इलाज मैंने किया है, वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो रूली ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मुझ पर आसमानी बिजली गिरे। पोयुन ने भी कसम खाई कि वो किसी को नहीं बताएगा। फिर यून चे ने कहा, एक बुरी खबर भी है, इसके लिए तैयार रहना। वो रूली फिर से टेंस हो गया। यून चे बोला, ब्रदर ये की जान तो बच गई, लेकिन उनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को वापस आने में टाइम लगेगा। उनके प्रोफाउंड वेन्स बहुत ज्यादा डैमेज थे। मेरे हिसाब से उन्हें दोबारा कल्टीवेशन शुरू करने में कम से कम 30 साल लग जाएंगे। अब आगे कमरे में सन्नाटा छा गया। यून चे को लगा कि ये लोग निराश होंगे, लेकिन अगले ही पल हुओ रूली की आंखों में और ज्यादा चमक आ गई। तुम कह रहे हो कि वो दोबारा कल्टीवेट कर पाएगा? यून चे ने कंफर्म किया, हाँ, उनकी फाउंडेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। गोल्डन क्रो ब्लड लाइन और आपके हाई लेवल रिसोर्सेज के साथ 30 साल में वो वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। वो रूली खुशी से झूम उठा, यार सुना तुमने, सिर्फ 30 साल, उसके बाद तुम फिर से कल्टीवेटर बन जाओगे। यून चे का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उसने मन में सोचा, यार इन गॉड रेलम वालों के लिए 30 साल जैसे 30 मिनट होते हैं। मैं फालतू में डर रहा था कि ये बुरी खबर होगी। वो ये ने यून चे की तरफ देखा और कहा, ब्रदर यून, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। यून चे ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, असल में मेरे मास्टर ने ही आपको चोट पहुंचाई थी। मैंने जो किया वो उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे मास्टर से नफरत न रखें। वो ये ने समझदारी दिखाते हुए सिर हिलाया, नहीं, गलती मेरी थी, मैं बच्चा था, जोश में होश खो बैठा और एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन को देखने चला गया। जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल था, बल्कि मुझे और पिताजी को आपके मास्टर और सीनियर बिंगयुन से माफी मांगनी चाहिए। वो रूली ने भी तुरंत हामी भरी, बिल्कुल, यह सही कह रहा है, एक बार ये ठीक हो जाए, मैं खुद जाकर उनके सामने 800 बार नाक रगड़ने को तैयार हूं। यून चे और पोयुन ने उन्हें थोड़ा टाइम देने का सोचा और बाहर निकल आए। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो बाप बेटे कुछ घंटे पहले मौत का इंतजार कर रहे थे, अब वो आने वाले 30 सालों की प्लानिंग कर रहे थे। वो पोयुन के दिल की धड़कनें अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने यून चे को गहरी नजरों से देखा और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए इमोशनल होकर बोला, ब्रदर यून, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। इस वर्ल्ड में सच में चमत्कार जैसी कोई चीज होती है ना? हालांकि वो अंदर से बहुत हैरान था और ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि यून चे ने आखिर कौन सा तरीका यूज करके हो ये को बचाया, लेकिन उसने समझदारी दिखाई और इस बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछा। यून चे ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अपनी मास्टर का बहुत बड़ा कर्जदार हूं, लेकिन आज तक उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाया। इसे बस मेरे मास्टर के लिए किया गया एक छोटा सा काम समझो। वो पोयुन हंस पड़ा, मैंने पहली बार मास्टर को इस तरह रिएक्ट करते देखा है। मास्टर हमेशा से ऐसे रहे हैं कि बदला हो या एहसान, दोनों को कई गुना करके लौटाते हैं। लेकिन ब्रदर यून, तुमने इतना बड़ा काम किया है कि मास्टर जब शांत होंगे तो वो तुम्हें इनाम देने के चक्कर में पागल हो जाएंगे। यून चे भी उसके साथ हंसने लगा। खैर, अगर वो सच में मुझे कुछ देना चाहेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। वो पोयुन की आंखों में एक अलग ही खुशी चमक रही थी। उसने कहा, मुझे यकीन है कि आज के बाद मुझे एक पूरी तरह से बदला हुआ मास्टर देखने को मिलेगा। मैं 10 सालों से उनके साथ हूं और मैंने उन्हें हमेशा बहुत ज्यादा दर्द और थकान में देखा है। वो जानते थे कि सीनियर ब्रदर हुओ ये हर पल मौत के दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मौत के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जबरदस्ती उन्हें जिंदा रखा हुआ था। ऐसा दिल तोड़ने वाला टॉर्मेंट शायद ही कोई सह पाता। यून चे चुपचाप सुनता रहा, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तभी पोयुन ने एक बहुत बड़ा राज खोला जिसने यून चे का ध्यान खींच लिया। उसने बताया, पिछले कुछ सालों में मास्टर ने सीनियर ब्रदर की लाइफ बढ़ाने वाली चीजें ढूंढने के लिए पर्सनली हर बड़े स्टार रियल्म की खाक छानी है। यहां तक कि उन्होंने अपनी नैतिकता को भी साइड में रख दिया और पिछले 1000 सालों में दरकिया रियल्म
से 100 से ज्यादा बार चोरी छिपे वुड स्पिरिट ऑब्स खरीदे। वुड स्पिरिट ऑब। यूनचे के कदम अचानक रुक गए। हुओ पोयुन को लगा शायद यूनचे को यह बात गलत लगी कि एक सेक्ट मास्टर होकर वो गैरकानूनी काम कर रहे हैं, तो उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान है। अगर सीनियर ब्रदर की बात न होती तो वो ऐसा गलत काम कभी न करते। आखिर मास्टर को ऐसी चीजों से सख्त नफरत है। यूनचे ने सिर हिलाते हुए कहा, सेक्ट मास्टर हुओ का अपने बेटे के लिए प्यार सच में दिल छू लेने वाला है। फिर उसने बड़े ही कैजुअल तरीके से, जैसे उसे कोई खास परवाह न हो, पूछा, वैसे ये दरक्या रियल्म किस तरह की जगह है? हुओ रूली ने सीधे जवाब दिया, वो एक लोअर स्टार रियल्म है। मास्टर के हिसाब से वहां जमीन के नीचे बहुत सारे छिपे हुए ब्लैक मार्केट्स हैं। मास्टर ने वुड स्पिरिट ऑब्स उन्हीं जगहों से खरीदे थे। ये ब्लैक मार्केट्स बहुत ही अच्छी तरह छिपे होते हैं और किसी भी एरे गैरे को अंदर नहीं घुसने देते। किस्मत से मास्टर के पास वहां के एक लीडर का साउंड ट्रांसमिशन इम्प्रिंट था, इसलिए वो डील कर पाए। पोयुन ने आगे बताया, दरक्या रियल्म आने जाने में आसानी हो, इसके लिए मास्टर ने बहुत भारी कीमत चुकाकर एक प्रोफाउंड फॉर्मेशन भी खुलवाया है जो सीधे दरक्या रियल्म के स्पेस से कनेक्ट होता है। फिर उसने आवाज धीमी करते हुए कहा, ब्रदर युन, ये बात किसी को मत बताना, वरना मास्टर की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। यूनचे ने सिर हिलाया, बिल्कुल बेफिक्र रहो। लेकिन उसने अपने दिमाग में दरक्या रियल्म का नाम बहुत अच्छे से नोट कर लिया था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सामने आसमान में फायर की 2 लकीरें दिखाई दी। पलक झपकते ही वो दोनों के पास आ गई। यूनचे और हुओ पोयुन को देखते ही वो रुक गए और दूर से ही चिल्लाए, पोयुन। सामने 2 मिडिल एज्ड लोग खड़े थे। पोयुन तुरंत आगे बढ़ा और बड़े ही आदर से बो करते हुए बोला, 8th एल्डर, 17th एल्डर। यूनचे मन ही मन चौंका। एल्डर? उनके कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि ये गोल्डन क्रॉस सेक्ट के एल्डर्स हैं, यानी इनका लेवल बहुत ऊंचा था। ये थे 8th एल्डर हुओ रुजिन और 17th एल्डर हुओ रानकोंग। पोयुन ने थोड़ा डरते हुए पूछा, एल्डर्स, आप लोग तो इन्फर्नो प्रिजन पर तैनात थे ना? क्या कुछ अनहोनी हुई है? 8th एल्डर हुओ रुजिन ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, हमें अभी पता चला कि यंग मास्टर की हालत कुछ घंटे पहले बहुत खराब हो गई थी, इसलिए हम पूरी स्पीड से यहां आए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या। तभी उसकी नजर यूनचे के कपड़ों पर पड़ी। उसका माथा ठनका और आवाज में कड़वाहट आ गई। क्या तुम स्नो सॉन्ग रियल्म से हो? उसकी आवाज में साफ गुस्सा और नफरत थी। सिर्फ उसका ही नहीं, दूसरे एल्डर का चेहरा भी बदल गया। पोयुन को खतरा महसूस हुआ और उसने तुरंत कहा, एल्डर्स, ये डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के यूनचे हैं, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के डायरेक्ट डिसाइपल। 8th एल्डर ने घूरते हुए कहा, तो ये वही है। दूसरे एल्डर ने भी नाक सिकोड़ी। इतनी कम प्रोफाउंड स्ट्रेंथ होने के बावजूद सिर्फ मू शुआनिन ही इसे यहां ला सकती थी। माहौल में टेंशन बढ़ गई थी। पोयुन जानता था कि ये लोग यूनचे से क्यों चिढ़ते हैं। उसने जल्दी से कहा, एल्डर्स, चिंता की कोई बात नहीं है। सीनियर ब्रदर हो ये अभी ठीक है और मास्टर खुद उनकी देखभाल कर रहे हैं। अगर कोई और काम नहीं है तो हम चलते हैं। एल्डर रुजिन ने उसे रोका, रुको पोयुन, तुम इस लड़के के साथ क्यों हो और तुम इसे प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो? हाँ, इसे अकेला छोड़ो, कहीं भी जाने दो, ये तुम्हारी मेहमानी के लायक नहीं है। पोयुन घबरा गया और उसने तुरंत यूनचे का हाथ पकड़ लिया ताकि वो गुस्सा ना करे। उसने कहा, ये मास्टर का आर्डर है। लेकिन एल्डर रानकोंग ने उसे डांट दिया, बस करो, सेक्ट मास्टर ऐसा आर्डर कभी नहीं दे सकते। पोयुन, तुम सीधे साधे हो, इसलिए किसी के भी साथ घुल मिल जाते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यंग मास्टर की ये हालत क्यों हुई? क्या तुम्हें पता है कि 1000 साल पहले इसकी मास्टर ने हमारे कितने गोल्डन प्रो सेक्ट के डिसाइपल्स को मारा था? पोयुन ने बात संभालने की कोशिश की। पुरानी दुश्मनी का ब्रदर यून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एल्डर रुजिन भड़क गया, लेना देना कैसे नहीं है? ये मू शुआनिन का डायरेक्ट डिसाइपल है और आगे चलकर उसी की विरासत संभालेगा। उस औरत से जुड़ा हर इंसान गोल्डन क्रॉस सेक्ट का दुश्मन है। उसकी आंखों में फायर जैसी नफरत थी। मैं समझ सकता हूं कि मू शुआनिन यहां आई, लेकिन उसमें अपने डिसाइपल को साथ लाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे इतना भरोसा है कि हम उसके सक्सेसर को बेकार नहीं करेंगे, या फिर उसे तुम्हारी जान की परवाह ही नहीं है? पोयुन बुरी तरह डर गया और यूनचे के आगे खड़ा हो गया। लेकिन यूनचे का दिमाग पूरी तरह शांत था। उसे पता था कि गोल्डन क्रॉस सेक्ट और डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट में दुश्मनी है, लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। आखिर वो अभी उनका मेहमान था। एल्डर की बातों और उस घटिया हंसी ने यूनचे को भी गुस्सा दिला दिया। उसने ठंडी आवाज में और नजरें झुकाए हुए कहा,
क्या आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है? मैं और मेरे मास्टर यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि हमें तुम्हारे फ्लेम गॉड रियल्म वालों ने इनवाइट किया था। और तो और 2 महान सेक्ट मास्टर्स खुद फीनिक्स विंग्ड आग चलाकर हमें लेने स्नो सॉन्ग रियल्म आए थे। युनचे की बात सुनकर पोयुन और भी ज्यादा डर गया। बी आर ब्रदर युन। एल्डर रुजिन की आंखें सिकुड़ गई और उसने एक खतरनाक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छे। मू शुआनियन का डिसाइपल होने का पूरा सबूत दे रहा है। जुबान लड़ाने की हिम्मत भी है तुझ में। यह सच है कि वर्मिलियन बर्ड सेक्ट और फीनिक्स सेक्ट ने तुम्हें बुलाया था, लेकिन मेरे गोल्डन क्रॉस सेक्ट ने नहीं। एल्डर रुजिन ने असली बात उगली। हम बस एक बड़े काम के लिए तुम्हारी मास्टर मू शुआनियन को यूज करना चाहते थे, इसीलिए हमने विरोध नहीं किया। वरना जब तक गोल्डन क्रॉस सेक्ट जिंदा है, मू शुआनियन तो क्या, तो जैसा स्नो सॉन्ग रियल्म का कीड़ा भी फ्लेम गॉड रियल्म में कदम नहीं रख सकता। युनचे ने हार मानने के बजाय एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारे फ्लेम गॉड रियल्म के 3 सबसे ताकतवर सेक्ट मास्टर्स भी मेरे मास्टर के सामने संभल कर बोलते हैं, तो तुम दोनों की औकात ही क्या है? अगर तुम मेरे मास्टर के सामने खड़े भी हो जाओ, तो वो शायद तुम्हारी तरफ देखना भी अपनी तौहीन समझेंगी। और तुम मेरे मास्टर को यूज करने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। युनचे की इन सभी बातों को सुनकर पोयुन का दिल हलक में आ गया। उसने बिजली की तेजी से युनचे को खींचा और घबराहट में बोला, मैं एल्डर्स को और ज्यादा देर नहीं रोकूंगा। हम चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जबरदस्ती युनचे को ले जा पाता, एल्डर रानकोंग की भारी आवाज गूंजी, अगर ये लड़का चुपचाप रहता तो मैं इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन इसने मेरे फ्लेम गॉड रियल्म में अकड़ दिखाने की हिम्मत की है। पोयुन, हमारे नियमों के हिसाब से किसी सीनियर की बेइज्जती करने की क्या सजा है? पोयुन जवाब देने ही वाला था कि युनचे पागलों की तरह हंसने लगा। उसने सीधा ताना मारा, ब्रदर पोयुन, भले ही सेक्ट मास्टर हो मेरे मास्टर से नफरत करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी नफरत नहीं दिखाई। लेकिन ये दोनों ये बस नैतिकता का नाटक कर रहे हैं ताकि अपनी सीनियरिटी का फायदा उठाकर एक जूनियर को बुली कर सके। कितने घटिया लोग हैं ऐसे कचरा लोग जो एक जूनियर को दबाकर खुद को महान समझते हैं। वो मेरे मास्टर के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। युनचे रुका नहीं, उसने सीधा वार किया, मुझे तो हैरानी हो रही है कि ऐसे लोग गोल्डन क्रॉस सेक्ट के एल्डर्स कैसे बन गए। ये तो सेक्ट के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। जब युनचे गुस्सा होता था तो वो सामने वाले को शब्दों से ही धो देता था। गालियां देने में वो पीछे नहीं हटता था। तू बदतमीज लड़के, किसने सोचा था कि गोल्डन क्रॉस सेक्ट के एल्डर्स को एक जूनियर उनके मुंह पर उंगली दिखाकर गालियां देगा? एल्डर रुजिन और एल्डर रानकोंग का तो दिमाग ही फट गया। उन्होंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। गुस्से में रुजिन की हथेली पर फ्लेम्स भड़क उठीं। तेरी इतनी हिम्मत है? हम मू शुआनियन से डरते हैं। मजाक मत कर। बस मुझे कभी उससे मिलने का मौका नहीं मिला, वरना कसम है मैं अपनी गोल्डन प्रो फ्लेम से उसे उसके माँ बाप को याद करने पर मजबूर कर देता। इसमें कोई शक नहीं है। पोयुन ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो बीच बचाव करेगा और जरूरत पड़ी तो अपने मास्टर को साउंड ट्रांसमिशन से बुला लेगा। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी पुतलियां एकदम से सिकुड़ गई और वो किसी पत्थर की मूरत की तरह जम गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो या उसने कोई भूत देख लिया हो। हुओ रुजिन और हुओ रानकोंग दोनों ने पोयुन के चेहरे का रंग उड़ते हुए देखा। वो दोनों चौंके और तुरंत अनजाने में ही पीछे मुड़े, और अगले ही पल उन्हें 2 ऐसी आंखें दिखीं जो मानो सीधे किसी बर्फीले नर्क की गहराई से आई थी। सफेद कपड़ों में मू शुआनियन वहां खड़ी थी, मानो कोई आइस गॉडेस आसमान से उतरी हो। उसकी खूबसूरती दुनिया हिला देने वाली थी, लेकिन उससे निकलने वाली ठंडक पूरी दुनिया को जमा सकती थी। वो सूखी जमीन पर खड़ी थी, एल्डर्स रुजिन और रानकोंग से 10 कदम से भी कम दूरी पर। उसकी आंखें बेहद शांत थी, लेकिन उनमें इतना सन्नाटा और ठंडक थी कि वो एल्डर्स की आंखों में चुभ गई और सीधा उनकी सोल की गहराई तक पहुंच गई, जैसे आइस अबिस का कोई कांटा चुभ गया हो। एल्डर्स के शरीर एकदम अकड़ गए। उन्हें लगा जैसे वो अचानक जलते हुए सूरज से गिरकर किसी ठंडे नर्क की गहराई में पहुंच गए हैं। उनका शरीर ठंड से कांपने लगा, उनकी सोल पागलों की तरह थरथराने लगी। धीरे धीरे उन्हें अपना शरीर और सोल महसूस होना बंद हो गया। सिर्फ एक भयानक, कभी न महसूस किया गया डर था जो उनके कॉन्शियसनेस के कोने कोने में फैल गया। एल्डर रुजिन का मुंह पूरा खुला रह गया। उसके गले से अजीब सी बेकाबू करहाने की आवाजें निकलने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां अपनी साइज से कई गुना बड़ी हो गई थी, फटने को तैयार। अभी थोड़ी देर पहले जो अकड़ और घमंड उसके चेहरे पर था, वो गायब हो चुका था।
अब उसकी एक एक मांसपेशी और नस डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। यूनचे की पलकें लगातार फड़क रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गड़बड़ हो गई, आज तो कोई पक्का मरने वाला है, मु शुआनियन ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में कहा। जो तुमने अभी कहा उसे फिर से कहना। लेकिन उन दोनों के कानों में ये बेजान और इमोशनलेस आवाज किसी डेथ गॉड के फैसले जैसी गूंजी। हुओ रुजिन और हुओ रानकोंग, गोल्डन क्रो सेक्ट के वो दो एल्डर्स, बिल्कुल पत्थर की मूरत बनकर खड़े थे। उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी और हर एक बूंद के साथ उनके दिल में दहशत और भी गहरी होती जा रही थी। यूनचे ने जो कहा था वो 100% सच था। इन दोनों के मन में डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के लिए बहुत पुराना गुस्सा था, लेकिन मु शुआनियन के सामने जुबान खोलना तो दूर, सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। असल बात यह थी कि मु शुआनियन ने पिछले 1000 सालों में गोल्डन क्रो सेक्ट और फ्लेम गॉड रेल्म को काफी नुकसान पहुंचाया था। पुराने बदले की आग इनके अंदर थी और आज अपने ही इलाके में यूनचे को अकेला पाकर इन्होंने अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने की कोशिश की थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो शेर के बच्चे को छेड़ रहे थे और पीछे खुद शेरनी आकर खड़ी हो गई। मु शुआनियन को देखते ही उनका सारा करेज हवा हो गया और वो डर के मारे पीछे हटने लगे। ये दोनों गोल्डन क्रो सेक्ट के एल्डर्स थे, कोई छोटे मोटे कल्टिवेटर्स नहीं। लेकिन मु शुआनियन का खौफ ही कुछ ऐसा था। उन्हें पता था कि वो कितनी रूथलेस है। यूनचे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि बेटा, बहुत उछल रहे थे ना, अब तुम्हें कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन साथ ही उसे ये टेंशन भी थी कि अगर उसकी मास्टर ने इन दोनों को मार दिया तो दोनों रियल्म्स के बीच एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ सकता है, जो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के हंस से पहले सही नहीं होगा। माहौल इतना टाइट था कि तभी हुओ पोयुन ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। उसने डरते हुए कहा, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग। वो शायद उन एल्डर्स के लिए माफी मांगने वाला था, लेकिन भाई उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उस जलती हुई जमीन पर एक बर्फीली हवा का झोंका आया। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। बान, नीली रोशनी चमकी और हवा में आइस क्रिस्टल्स बिखर गए। सालों से जल रही वो गर्म जमीन एक झटके में ठंडी हो गई। वो दोनों एल्डर्स, जो कुछ पल पहले तक बहुत पावर दिखा रहे थे, अब सूखे हुए तिनकों की तरह हवा में उड़ गए। वो काफी दूर जाकर जमीन पर गिरे और दोबारा उठ नहीं पाए। वो वहीं जमीन पर पड़े पड़े कांप रहे थे, जैसे सर्दी में कोई जानवर ठिठुर रहा हो। उनका पूरा शरीर एक अजीब पोजीशन में सिकुड़ गया था। वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का यूज करके उस ठंड को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोल्ड एनर्जी उनकी हड्डियों तक घुस चुकी थी। उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार पता चला कि असली ठंड क्या होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के हर एक सेल में सुइयां चुभाई जा रही हों। ये दर्द किसी भी टॉर्चर से ज्यादा भयानक था। वो ना तो जी पा रहे थे और ना ही मर पा रहे थे। हुओ पोयुन की हालत खराब हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज स्नो सॉन्ग रियल्म किंग, उन पर रहम खाइए। ये दोनों गोल्डन क्रो सेक्ट के टॉप एल्डर्स थे, लेकिन मु शुआनियन के सामने वो कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। मु शुआनियन ने हुओ पोयुन को पूरी तरह इग्नोर किया और पलक झपकते ही उन दोनों एल्डर्स के पास पहुंच गई। उसने इतनी ठंडी आवाज में कहा कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जो तुमने अभी कहा था उसे दोबारा कहो। हुओ रुजिन ने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और बड़ी मुश्किल से बोला, रहम करो। उसके अंदर आइस और फायर की जंग चल रही थी, जिससे उसका दर्द दोगुना हो गया था। अगर ये कुछ देर और चलता तो उसकी प्रोफाउंड वेन्स हमेशा के लिए बेकार हो जाती। किसी भी कल्टीवेटर के लिए इससे बुरा सपना और कुछ नहीं हो सकता। तभी दूर से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। हाँ, वो हंसी अचानक रुक गई। जैसे ही सबने मुड़कर देखा, वहां एक तूफानी एनर्जी के साथ हुओ रूली प्रकट हुआ। हुओ पोयुन खुशी से चिल्लाया, मास्टर। वो रूली बहुत खुश लग रहा था क्योंकि उसका बेटा ठीक हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पड़े अपने एल्डर्स को देखा, उसकी हंसी गायब हो गई। हुओ रूली ने तुरंत अपनी गोल्डन क्रो फ्लेम से उन दोनों को कवर किया और उनके अंदर की कोल्ड एनर्जी को बाहर निकाला। उसने हुओ पोयुन से पूछा, ये सब क्या है? हुओ पोयुन ने डरते हुए समझाया कि एल्डर्स ने कुछ गलत बोल दिया था, जिसकी वजह से स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने उन्हें सजा दी। हुओ रूली 10,000 साल पुराना बंदा है। वो तुरंत समझ गया कि इन बेवकूफों ने यूनचे को छेड़ दिया होगा और फिर मु शुआनियन आ गई होगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही वो एल्डर्स खड़े हुए, हुओ रूली ने आव देखा न ताव सीधा एक जोरदार लात हुओ रुजिन के पेट पर दे मारी। हुओ रुजिन किसी फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। हुओ रूली चिल्लाया, तुम बेकार लोग।
स्नो सॉन्ग रियल्म किंग हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं और तुम उनसे बदतमीजी कर रहे हो। क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? सीन देखकर सब सन्न थे। यूनचे, हुओ पोयुन और यहां तक कि मू शुआनियन भी कंफ्यूजन में थी। हुओ रूजन को समझ नहीं आया कि उसका सेक्ट मास्टर, जो खुद मू शुआनियन को दिन भर गालियां देता है, आज ये क्या बोल रहा है। दूसरे एल्डर हुओ रानकोंग ने कुछ बोलने की कोशिश की। सेक्ट मास्टर, हम तो बस उस यून नाम के लड़के बान। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, हुओ रूली ने उसे भी एक जोरदार लात मारी और वो भी मुंह के बल जमीन पर गिरा। हुओ रूली गर्जा, यून नाम का लड़का क्या होता है बे? यंग यून स्नो सॉन्ग रियल्म किंग के डायरेक्ट डिसाइपल है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेहमानों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? हुओ रूली का ड्रामा यही नहीं रुका। वो उन दोनों एल्डर्स को किसी रबर की गेंद की तरह लात मार मार कर दूर भगा रहा था। हर लात के साथ एक धमाका होता। बान, मैंने तुम्हें इन्फर्नो प्रिजन गार्ड करने भेजा था, तुम वापस क्यों आए? बान, तुमने स्नो सॉन्ग रियल्म के सामने हमारी नाक कटवा दी। बान, मेरा इतना अच्छा मूड खराब कर दिया। बान, अभी भी यहीं खड़े हो? भागो यहां से, निकल जाओ। हुओ रूली की आवाज बादलों की तरह गरज रही थी और वो उन बेचारों को लात मारते हुए सैकड़ों मीटर दूर ले गया। जब वो दोनों नजरों से ओझल हो गए, तब हुओ रूली वापस आया और चेहरे पर एक फेक स्माइल लाकर बोला, स्नो सॉन्ग रियल्म किंग, बहुत बहुत माफी चाहता हूं। बाद में मैं इन दोनों से आपसे पर्सनली माफी मंगवाऊंगा। मू शुआनियन उसे बस देखती रह गई। यून चे ने राहत की सांस ली। वो समझ गया कि हुओ रूली असल में उन दोनों एल्डर्स को बचा रहा था। अगर वो ऐसा नाटक नहीं करता तो मू शुआनियन शायद उन्हें जान से मार देती या हमेशा के लिए अपाहिज कर देती। मू शुआनियन ने यून चे की तरफ देखा और पूछा, ये क्या हुआ? क्योंकि हुओ रूली का व्यवहार बहुत अजीब था। यून चे ने सच बता दिया, मास्टर, मैंने बस एक मेडिसिनल टेक्निक यूज करके हुओ ये का इलाज किया है। अगले कुछ सालों में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मू शुआनियन ने यून चे को घूर कर देखा। उसे पता था कि हुओ ये की चोट कितनी गहरी थी, जिसे ठीक करना नामुमकिन माना जाता था। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें इन सब मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था, और फिर हवा में गायब हो गई। मू शुआनियन के जाने के बाद ही हुओ पोयुन और बाकी लोगों की जान में जान आई। अगले 2 दिनों तक यून चे रोज हुओ ये का इलाज करने जाता रहा। तीसरे दिन तक हुओ ये के चेहरे पर रौनक आ गई और वो अपने पैरों पर खड़ा होने लायक हो गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हुओ रूली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने यून चे से कहा, तुमने सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, मेरे पूरे वंश की जान बचाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैंने, हुओ रूली ने मना किया, तो मेरा नाम बदल देना। यून चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सेक्ट मास्टर हुओ, मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे मास्टर के खिलाफ अपना पुराना गुस्सा छोड़ दें। वो रूली सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यून चे अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा। उसी वक्त आसमान में बहुत ऊपर छिपी हुई मू शुआनियन ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में यून चे के लिए एक अजीब सा इमोशन था। लेकिन तभी उसका ध्यान अचानक साउथ दिशा की तरफ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने धीरे से कहा, आखिरकार वो बाहर आ ही गया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और उसके सामने वॉइड में एक दरार पड़ गई। वो सीधा उस दरार के अंदर घुस गई और साउथ में जलती हुई फ्लेम की तरफ निकल पड़ी, जहां उसका असली शिकार उसका इंतजार कर रहा था। हुओ रूली ने अपना हाथ हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, बात वो नहीं है। मुझे पता था कि तुम्हारी मास्टर ने जानबूझकर मेरे बेटे येर को चोट नहीं पहुंचाई थी। सच तो यह है कि अगर वो खुद को नहीं रोकती तो येर की लाश भी नहीं मिलती। गलती मेरे बेटे की ही थी। उसने खुद मुसीबत मोल ली थी। हुओ रूली का मूड अब पूरी तरह बदल चुका था। वो आगे बोला, लेकिन येर मेरा इकलौता बेटा है और उस वक्त उसकी हालत देखकर मैं अपना आपा खो बैठा था। खैर, पुरानी बातें छोड़ो। मैं ही वो कमीना था जिसने मू बिंगयुन को जहर दिया था। सारी गलती मेरी है। अब जब येर ठीक हो रहा है तो मैं खुद स्नो सॉन्ग रियल आऊंगा और तुम्हारी मास्टर से जो सजा मिलेगी चुपचाप कबूल कर लूंगा। कल तक जो इंसान मू बिंगयुन के नाम से नफरत करता था, आज वो अपने बेटे की रिकवरी की वजह से पूरी तरह बदल गया था। हुओ रूली ने अपनी छाती पर जोर से हाथ मारा और यून चे से कहा, लेकिन तुमने मेरे बेटे को बचाया है, ये बात अलग है। मैं, हुओ रूली, तुमसे वादा करता हूं कि अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मेरे पास आना। अगर मैंने मदद करने में जरा भी आनाकानी की तो मेरा नाम हुओ रूली नहीं। हुओ ये भी बिस्तर से मुस्कुराया और बोला, ब्रदर युन, अब संकोच मत करना। मेरे पिता अपनी जुबान के पक्के हैं।
अगर वो आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे तो उन्हें रात को नींद भी नहीं आएगी। यून चे ने भी अब मना करना छोड़ दिया और हंसते हुए कहा, ठीक है सेक्ट मास्टर हो, जब वक्त आएगा तो मैं आपसे एक बहुत भारी मदद मांगूंगा। माहौल काफी हल्का हो गया था और हुओ रूली जोर से हंसने ही वाला था कि तभी वो अचानक रुक गया। उसने अपनी जेब से एक गोल्ड कलर का साउंड ट्रांसमिशन जेड निकाला। उसका चेहरा अचानक खुशी और एक्साइटमेंट से चमकने लगा। हुओ पॉयुन ने तुरंत पूछा, मास्टर, क्या एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन दिखाई दिया? हुओ रूली ने जेड को जोर से मुट्ठी में भींचा और चिल्लाया, हाँ, वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन आखिरकार बाहर आ गया है। वो यहां से करीब 3500 किलोमीटर दूर है। पॉयुन, तुरंत इन्फर्नो प्रिजन के सारे एल्डर्स को मैसेज भेजो और उन्हें पीछे हटने को कहो। यून चे ने भी तुरंत अपना आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड निकाला ताकि वो अपनी मास्टर को बता सके, लेकिन हुओ रूली ने उसे रोक दिया। रहने दो, तुम्हारी मास्टर की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसे सबसे पहले पता चल गया होगा, और वैसे भी उसने अब तक अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड तोड़ दिया होगा। यून चे हैरान रह गया, तोड़ दिया? लेकिन क्यों? हुओ रूली ने समझाया, क्योंकि जब वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन से लड़ेगी तो उसे पूरा फोकस चाहिए। अगर लड़ाई के बीच में कोई मैसेज आया और उसका ध्यान एक सेकंड के लिए भी भटका तो उसकी जान जा सकती है। वो रिस्क नहीं लेना चाहती। यून चे ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या उसकी मास्टर उस बीस्ट से बस थोड़ी ही ज्यादा ताकतवर है, तभी तो वो इतना प्रिकॉशन ले रही है। हुओ रूली ने यून चे और हुओ पॉयुन को पकड़ा और कहा, चलो हम अभी निकल रहे हैं। आज उस ड्रैगन की हड्डियों का सूप बनेगा। वो बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए उन्हें लेकर इन्फर्नो प्रिजन की तरफ निकल पड़ा। जब वो लोग वहां पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क रही थी, जैसे वहां कोई तूफान आया हो। आसमान में आग के बड़े बड़े पिलर उठ रहे थे। वहां तीनों ग्रेट सेक्ट्स के दर्जनों एल्डर्स पहले से मौजूद थे, जो अपनी लाल रंग की रोब्स में प्रोफाउंड एनर्जी फैलाकर खड़े थे ताकि पीछे खड़े हजारों डिसाइपल्स को उस भयानक गर्मी से बचाया जा सके। भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सब एक ही जगह इकट्ठा थे। यून चे ने हैरान होकर पूछा, सब एक ही जगह क्यों जमा है? हुओ रूली हंसा और बोला, बस देखते जाओ। वो उन्हें लेकर सीधा सबसे आगे वाली लाइन में उतरा, जहां वर्मिलियन बर्ड सेक्ट मास्टर यान वानकांग और फीनिक्स सेक्ट मास्टर यान जुहाई पहले से मौजूद थे। यान वानकांग ने यून चे और बाकी लोगों को देखा और फिर इन्फर्नो प्रिजन की तरफ कदम बढ़ाया। अचानक उसके पैरों से वर्मिलियन बर्ड फ्लेम्स निकली और सीधा उस जलती हुई खाई में चली गई। एक आग की लकीर यान वानकांग की बॉडी और गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के बीच बन गई। सब लोग अपनी सांसें रोककर उसे देख रहे थे। करीब 15 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक यान वानकांग ने अपनी आंखें खोली और अपना बायां हाथ आसमान की तरफ उठाया। हवा में एक बहुत बड़ा प्रोफाउंड फॉर्मेशन जल उठा। उस फॉर्मेशन के अंदर फ्लेम हटी और एक बहुत बड़ी स्क्रीन जैसा नजारा दिखने लगा। और उस स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस इमेज के बीचों बीच एक विशाल बीस्ट हवा में फ्लोट कर रहा था, जो पूरी तरह आग की स्केल से ढका हुआ था। उसका सिर बहुत बड़ा था और उस पर 3 बड़े सींग थे, जिन पर आग जल रही थी। उसकी पूंछ किसी विशाल अजगर जैसी थी और उसका पूरा शरीर लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था। यह वही एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन था। भले ही वो स्क्रीन पर था, लेकिन उसकी भयानक ऑरा वहां खड़े डिसाइपल्स को भी महसूस हो रही थी। हुओ पॉयुन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो मास्टर के डिस्क्रिप्शन से भी ज्यादा डरावना है। यून चे भी हैरान था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि 3500 किलोमीटर दूर का नजारा यहां कैसे दिख रहा है। क्या सेक्ट मास्टर यान की स्पिरिचुअल परसेप्शन इतनी ज्यादा है? हुओ पॉयुन ने यून चे का कंफ्यूजन दूर किया। नहीं ब्रदर यून, ये स्पिरिचुअल परसेप्शन नहीं है, ये वर्मिलियन बर्ड विल प्रोजेक्शन है। सेक्ट मास्टर यान के पास वर्मिलियन बर्ड की फ्लेम्स और सोल है। वो अपनी इच्छा शक्ति को आग के जरिए कहीं भी भेज सकते हैं। जहां जहां आग है वहां वहां उनकी नजर है। उसने उस जलती हुई लकीर की तरफ इशारा किया। वो लकीर उनकी विल को इन्फर्नो प्रिजन में भेज रही है और वहां की आग एक कैमरे की तरह सब कुछ यहां रिफ्लेक्ट कर रही है। ये टेक्निक सिर्फ इमेज ही नहीं, बल्कि आवाज और ऑरा भी दिखा सकती है। सीधे शब्दों में समझो तो आग ही उनका सीसीटीवी कैमरा बन गई है। लेकिन हुओ पॉयुन ने अफसोस जताते हुए कहा, दिक्कत यह है कि इन्फर्नो प्रिजन की गहराई में आग इतनी भयानक है कि वहां ये टेक्निक काम नहीं करती। अगर वहां देख पाते तो हमें इस जगह के और भी राज पता चलते, लेकिन अभी के लिए ये 3500 किलोमीटर दूर की लड़ाई हमें लाइव दिखाएगी। तभी उस स्क्रीन पर माहौल बदल गया। एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के ऊपर आसमान अचानक फट गया। एक नीले रंग की स्पेशल रिफ्ट खुली और वहां से एक सफेद परछाई किसी सपने की तरह नीचे उतरी।
युन चे ने तुरंत उसे पहचान लिया। मास्टर। मु शुआनियन की ठंडी आंखें उस विशाल ड्रैगन को घूर रही थी। उस भयानक बीस्ट के सामने वो दिखने में बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, उसकी ऑरा ने पूरे आसमान को ढक लिया। चारों तरफ फैला हुआ आग का समुद्र जो उबल रहा था, वो एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे जलती हुई दुनिया पर नीला आसमान गिर गया हो। गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन में कयामत जैसा मंजर था। मु शुआनियन के आते ही एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के शरीर पर लगी सारी आग वाली स्केल्स खड़ी हो गई। उसकी ऑरा इतनी भयानक थी कि 500 किलोमीटर के दायरे में इन्फर्नो प्रिजन पागल होकर उबलने लगा। ड्रैगन ने गुस्से और नफरत से भरी आवाज में दहाड़ लगाई, तुम फिर आ गई। तुम लालची इंसानों को एक दिन हेवंस की सजा मिलेगी। लेकिन मु शुआनियन के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, शायद, लेकिन तुम वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। तभी उसके शरीर से एक भयानक ब्लू लाइट निकली, और जो नजारा वहां दिखा, उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उबलता हुआ आग का समंदर जो आसमान छू रहा था, एक झटके में शांत हो गया। मु शुआनियन ने बस अपना हाथ हिलाया और उसके पैरों से निकली नीली रोशनी ने उस भयानक फायर सी को पूरी तरह जमा दिया। वर्मिलियन बर्ड प्रोजेक्शन में देख रहे तीनों सेक्ट मास्टर्स के मुंह से चीख निकल गई। जो समंदर खून की तरह लाल आग से धधक रहा था, वो मु शुआनियन के एक इशारे पर खामोश नीली आइस में बदल गया था। युन चे का जबड़ा तो जमीन पर लटक गया था। यह कोई साधारण आग नहीं थी, ये गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन था, जहां दुनिया की सबसे भयानक आग जलती है। और मु शुआनियन ने उसे ऐसे जमा दिया जैसे वो कोई मामूली पानी हो। एक डिवाइन मास्टर की असली ताकत क्या होती है, ये आज सबको समझ आ रहा था। अगर वहां कोई भूत भी होता तो उसकी सोल भी ये देखकर कांप जाती। तभी उस जमी हुई आइस के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन ने उस बर्फ को चकनाचूर कर दिया और फिर से आसमान में आग भड़क उठी। तुम घटिया इंसानों, मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहां दफन कर दूंगा। ऐसा लगा जैसे हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े हों। हजारों आग के ड्रैगन बनकर मु शुआनियन की तरफ लपके। एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन ने आसमान में छलांग लगाई और अपनी विशाल पूंछ से मु शुआनियन पर हमला किया। उसकी पूंछ उसके शरीर से भी लंबी थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक ही वार में किसी कॉन्टिनेंट को तबाह कर देगी। लेकिन मु शुआनियन अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने बस अपना नाजुक सा हाथ ऊपर उठाया। उस विशाल पूंछ के सामने उसका हाथ एक छोटे से पौधे जैसा लग रहा था जो गिरते हुए पहाड़ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वो पूंछ और हथेली टकराए, एक भयानक धमाका हुआ जिससे पूरा इन्फर्नो प्रिजन हिल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मु शुआनियन अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। अगले ही पल उसने मून स्प्लिटिंग कैस्केड टेक्निक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वो ड्रैगन के सिर के ठीक सामने पहुंच गई। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। उसने अपना सफेद हाथ ड्रैगन के सिर पर रखा और एक धमाके के साथ उसे हजारों मीटर दूर फेंक दिया। वो रूली खुशी से चिल्ला पड़ा, बहुत बढ़िया। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की ताकत पिछले 1000 सालों में बहुत बढ़ गई है। वो आते ही उस ड्रैगन को दबा रही है। यान जुहाई भी गंभीर होकर बोला, सच में ये ताकत डरावनी है। मु शुआनियन ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसके हाथ में एक पतली और लंबी तलवार आ गई जो एकदम बर्फ जैसी सफेद थी और उसमें से कोई चमक नहीं निकल रही थी। वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के एक एल्डर ने धीरे से कहा, यह तो स्नो प्रिंसेस स्वॉर्ड है। उधर ड्रैगन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी ताकत और बढ़ गई और वो फिर से मु शुआनियन पर झपटा। आसमान में फायर और आइस का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि देखने वालों की रूह कांप जाए। एक इंसान और एक ड्रैगन की ये लड़ाई जिंदगी और मौत की थी। 2 डिवाइन मास्टर लेवल की ताकतों के टकराने से 500 किलोमीटर का पूरा इन्फर्नो प्रेजेंट केओस में बदल गया था। यहां तक कि जो लोग प्रोजेक्शन देख रहे थे, वहां तक भी एनर्जी की लहरें पहुंच रही थी और डिसाइपल्स डर के मारे चिल्ला रहे थे। युन चे प्रोजेक्शन को देख रहा था और उसे वो वक्त याद आ गया जब मु शुआनियन ने उसे ट्रेनिंग दी थी। उसका सिर सुन्न हो गया। उसे अब समझ आया कि उसकी मास्टर ने उसके साथ प्रैक्टिस करते वक्त अपनी ताकत का 10,000वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वो चाहती तो युन चे की जान कब की जा चुकी होती। लड़ाई में साफ दिख रहा था कि मु शुआनियन भारी पड़ रही थी। वो ड्रैगन को लगातार पीछे धकेल रही थी और ड्रैगन के हमले आसानी से रोक रही थी। लेकिन युन चे ने एक अजीब बात नोटिस की। मु शुआनियन उसे इतनी बुरी तरह मार रही थी, लेकिन ड्रैगन के शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकल रहा था। ड्रैगन की बॉडी का डिफेंस सच में भयानक था। तभी यान जुहाई ने अचानक कहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। यान वानकांग ने उसकी तरफ देखा,
लगता है सेक्ट मास्टर यान ने भी नोटिस कर लिया। युन चे कंफ्यूज हो गया। यान जुएहाई ने गंभीर होकर कहा, उसका ड्रैगन फॉल्ट। वहां चोट का कोई निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बाकी चोटें ठीक हो सकती है, लेकिन ड्रैगन फॉल्ट 1000 साल में पूरी तरह कैसे ठीक हो गया? युन चे ने ध्यान से प्रोजेक्शन में देखा। एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के पेट के बीच में एक गहरा लाल हिस्सा था। क्या यही उसका ड्रैगन फॉल्ट है? हुओ पोयुन भी घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? अगर उसका ड्रैगन फॉल्ट ठीक हो गया है तो उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल पिछली बार की लड़ाई में लगी वो चोट ही उनकी जीत की उम्मीद थी। हुओ रूली का चेहरा भी उतर गया। लगता है हमने गलती कर दी। ये कोई आम ड्रैगन नहीं है। ये गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन से पैदा हुआ है। इसने आग की ताकत से अपनी चोट ठीक कर ली है। तीनों सेक्ट मास्टर्स के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। अगर वो ड्रैगन नहीं मरा तो हुओ पोयुन का भविष्य और पूरा फ्लेम गॉड रेल्म खतरे में पड़ जाएगा। माहौल भारी हो गया था, लेकिन तभी यान वानकाम ने कहा, हमें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग की ताकत पहले से बहुत ज्यादा है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है और ड्रैगन को दबा रही है। भले ही ड्रैगन ठीक हो गया हो, लेकिन वो मुंह शुआनियन के सामने टिक नहीं पा रहा। यान जुएहाई भी मुस्कुराया। और वैसे भी एक इंसान और ड्रैगन की एनर्जी डेंसिटी अलग होती है। ड्रैगन के पास ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए लड़ाई लंबी चल सकती है। लेकिन मुंह शुआनियन जिस रफ्तार से उसे मार रही है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई 20 घंटे भी चलेगी। हमारी जीत पक्की है। ये सुनकर हुओ रूली की जान में जान आई और वो फिर से उम्मीद से भर गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।